देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सावरकर ने जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने माफीनामा पेश किया था वो दरअसल गांधी जी के कहने पर पेश किया था। यानी गांधी जी ने सावरकर से कहा कि वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक दया याचिका दाखिल करें। अब इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, दो चार तथ्यों को आपके सामने रखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये बात सही है कि गांधी जी ने सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए यंग इंडिया नाम के साप्ताहिक पत्र में एक लेख लिखा था जिसका नाम था सावरकर ब्रदर्स। ये लेख 26 मई 1920 का है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 20 में पेज नंबर 368 से 371 पर आप इस लेख को देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। इस लेख में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के उस प्रोक्लेमेशन का जिक्र करते हैं जिसमें कहा जाता है कि ऐसे अपराधी या ऐसे कैदी जिनका अपराध राजनीतिक प्रकृति का है और जो हिंसा में शामिल नहीं रहे हैं उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी अपने पत्र में इसी प्रोक्लेमेशन का हवाला देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पंजाब में ऐसे कैदी जो हिंसा में शामिल नहीं रहे हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है, उसी तर्ज पर सावरकर बंधुओं को भी रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ऐसा कब लिखते हैं? 26 मई 1920 को। सावरकर को 13 मार्च 1910 को गिरफ्तार किया गया। सावरकर पर नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की हत्या के लिए पिस्टल उपलब्ध कराने का आरोप था। 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल, जिसे काले पानी की सजा कहा जाता था, वहां पर भेज दिया गया। सावरकर पर किताब लिखने वाले इतिहासकार विक्रम संपत की किताब सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 to 1924 के अनुसार सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका अगस्त 1911 में अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखी। सावरकर के द्वारा अपनी दूसरी दया याचिका, जिसका उल्लेख विक्रम संपत की किताब के पेज नंबर 455, 456 और 457 पर है, सावरकर ने ये दया याचिका 14 नवंबर 1913 को फाइल की। इसी प्रकार से सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने 1911 से लेकर के 1915 तक कई दया याचिकाएं पेश की। और इस समय गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं 9 जनवरी 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे हैं कि गांधी जी ने सावरकर से कहा कि वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने दया याचिका पेश करें, ये एक सफेद झूठ है जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दूसरा, हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस समय सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी दया याचिकाएं पेश की, यानी 1911 से लेकर के 1915 के बीच, उस समय महात्मा गांधी देश में कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उसके बाद देश के आजादी के लिए चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी का एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रभाव 1917 के चंपारण सत्याग्रह और 1919 के रॉलेट सत्याग्रह से बढ़ना शुरू हुआ। 1920 से 1922 तक चलने वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को देश के सर्व प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। इसलिए 1911 में सावरकर को गांधी जी की सलाह का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट में कोई सर पैर नहीं है। इन दोनों पक्षों को जान लेने के बाद हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए, और वो ये कि किसी भी व्यक्ति का जीवन एक रेखीय यानी लीनियर फैशन में नहीं होता। उसमें कई प्रकार के परिवर्तन और उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए, उस समय कांग्रेस के सबसे कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं में शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का उस समय दृष्टिकोण पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी था। लेकिन बाद में जिन्ना ने क्या किया? फिरका परस्ती का, सांप्रदायिकता का रुख अख्तियार किया मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ 1947 में देश का विभाजन। आज हम जिन्ना को याद करते हैं तो इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश का माहौल खराब किया, देश में सांप्रदायिकता फैलाई, देश के विभाजन के लिए सर्व प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। हम ये याद थोड़ा ही करते हैं कि 1915 में जिन्ना कितने राष्ट्रवादी थे। सावरकर के भी जीवन के अगर आप पहले हिस्से को देखते हैं तो वो हिस्सा आपको पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आएगा। उसमें आपको सावरकर एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में नजर आएंगे, जो वो थे भी। इसलिए उनको वीर सावरकर कहा गया। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर जो किताब लिखी है वो बहुत कमाल की किताब है और हर किसी को पढ़नी चाहिए। लेकिन सावरकर के जीवन का जो दूसरा हिस्सा है, 1910 में गिरफ्तारी के बाद का जो हिस्सा है,
जिसमें वो लगातार ब्रिटिश सरकार से अपनी रिहाई के लिए दया याचिकाएं पेश करते हैं। जनवरी 1924 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली। ऊपर से उन्होंने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब किया। और तो और जीवनलाल कपूर कमीशन, जो महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित किया गया था, उसने सीधे तौर पर कहा है कि जिस गांधी ने सावरकर की रिहाई की मांग अंग्रेजों से की थी, उसी सावरकर ने गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे और उनकी मंडली सावरकर को ही अपना गुरु मानते थे। अब आप तय कर लीजिए कि आप सावरकर को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं। उनके जीवन के दो हिस्से हैं, 1910 से पहले का और 1910 के बाद का। 1910 से पहले वो पूरी तरह से आपको एक क्रांतिकारी नेता के रूप में नजर आएंगे, एक देशभक्त नेता के रूप में नजर आएंगे। लेकिन 1910 और खासतौर से 1924 के बाद का किसी प्रकार से आपको राष्ट्रीय आंदोलन में उनका शामिल होने का प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से उन्होंने केवल देश का सांप्रदायिक माहौल खराब किया। इसलिए राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सावरकर को किस श्रेणी में रखना चाहते हैं। उनके जीवन के दोनों हिस्से मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।